लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्रॉसिंग से हम लोग समझ लिए थे कि किस तरीके से कोई भी कैरेक्टर को एक से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला वाहक कौन सा होता है, क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम ही कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। इसमें लिखिएगा मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का एक संकर क्रॉस। मेंडल का एक संकर क्रॉस। मेंडल का एक संकर क्रॉस। ठीक है, इसमें लिखेंगे इस क्रॉस में, हाँ इस क्रॉस में, क्रॉस को हिंदी में कहते हैं संकर। इस क्रॉस में मेंडल ने, इस क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई, मटर के पौधे की लंबाई को आनुवांशिक लक्षण के रूप में, मटर के पौधे की लंबाई को आनुवांशिक लक्षण के रूप में, आनुवांशिक लक्षण के रूप में चुना। मटर के पौधे की लंबाई को आनुवांशिक लक्षण के रूप में चुना। हो गया, अब इसको समझ लीजिएगा, लिखिएगा, मतलब ये समझ लो पहले। देखो, एक प्लांट मेंडल ने लिया जो कि कैसा था, टॉल, और एक प्लांट मेंडल ने लिया ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। ठीक है, एक टॉल प्लांट लिया और एक प्लांट कैसा लिया, ड्वार्फ, और इन दोनों प्लांट का मेंडल ने करा दिया क्या, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस करा दिया। इस जनरेशन को बोला गया पैतृक पीढ़ी, इसे बोला गया पैतृक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन। बात आई समझ में? तो जब इन दोनों का क्रॉस कराया पैतृक पीढ़ी का, तो मेंडल को मिला F1 जेनरेशन। ठीक है, F1 में F का मतलब होता है फेलियल। ठीक है, इसको फर्स्ट फेलियल जनरेशन भी कहा जाता है। इस पहले क्रॉस में मेंडल को जितने सारे पौधे मिले थे, सारे पौधे कैसे मिले थे, टॉल। अभी लिख रहे हैं तो बाद में समझिएगा नहीं, फिर अभी रुक जाइए, घबराइए मत, फिर समझ में नहीं आएगा, समझे? अभी लिखिए मत। टॉल प्लांट लिया और ड्वार्फ लिया, इन दोनों का मेंडल ने क्रॉस करा दिया, तो उनको जितने भी पौधे F1 जनरेशन में मिले सब कैसे मिले, टॉल। समझ में आ रहा है? पहला नियम मेंडल का क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कल लिखाए थे ना प्रभाविता का नियम, यही है प्रभाविता का नियम। पेरेंट में से, दोनों में से किसी एक का कैरेक्टर ही संतान में क्या होगा, प्रभावी, और एक का क्या होगा, अप्रभावी। तो टॉल को क्या कहेंगे, प्रभावी, ड्वार्फ को क्या कहेंगे, अप्रभावी। अब ये कैरेक्टर जो है ये मटर के पौधे के क्रोमोजोम के ही भीतर है ना, क्रोमोजोम के भीतर है। तो मान लेते हैं कि टॉल का जो क्रोमोजोम है वह कैपिटल टी है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और ड्वार्फ का जो है वह क्या है, स्मॉल टी है और स्मॉल टी है। तो इस टॉल प्लांट में एक कैपिटल टी आएगा और एक स्मॉल टी, यानी ये वाला जो प्लांट है ये ओरिजिनल है कि हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड हो गया ना, समझ आ रहा है? ये क्या हो गया, हाइब्रिड। अब मेंडल ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, कहा कि यहाँ पर ओरिजिनल प्लांट का क्रॉस कराए थे, यहाँ पर किसका क्रॉस करा देते हैं, हाइब्रिड का क्रॉस करा देते हैं। तो इनको टोटल 4 पौधे मिले थे, तो 4 में से 2 हाइब्रिड प्लांट का मेंडल ने फिर क्रॉस करा दिया, जिसमें क्रोमोजोम क्या था, एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था। तो जब इन दोनों का क्रॉस कराया मेंडल ने, तो उनको कौन सा जेनरेशन मिलेगा, F2 ना।
F2 जेनरेशन इनको मिलेगा, यानी दूसरी पीढ़ी मिलेगी। और दूसरी पीढ़ी का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक चेकर बोर्ड बनाया। समझ गए? और फिर यहां पर इसके क्रोमोजोम को रख देंगे, यहां पर एक कैपिटल टी है और एक, यहां एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये वाला भी हो गया। समझ आ रहा है? यहां पर दोनों टी क्या है, इस पौधे का लक्षण कैसा होगा, टॉल होगा, लंबा पौधा होगा। एक टी कैपिटल है और एक स्मॉल, यह भी कैसा होगा, टॉल। एक कैपिटल है एक स्मॉल, यहां पर दोनों प्लांट कैसा हो जाएगा, समझ में आया? यहां पर कौन सा कैरेक्टर दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो अप्रभावी लक्षण है वो इस पीढ़ी में आकर के क्या हो गया, प्रभावी हो गया ना, यहां पर आकर के डोमिनेंट हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसके आधार पर दो रेशियो मेंडल ने दिए हैं। एक को बोला गया जीनो टाइपिक रेशियो और एक फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो। तो इसमें जीनोटाइपिक रेशियो जो है वह क्या होना चाहिए बताइए? इसमें जीन कितना तरह का है, तो तीन तरह का जीन, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल। तो कैपिटल टी कितनी बार आया है, एक बार। कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार, स्मॉल टी। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें लक्षण कितने तरह का है, दो तरह का, लंबा और बौना। तो लंबा कितना है, एक दिख रहा है आपको, लंबा कितना है, तीन, बौना कितना है, ठीक। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। यही था मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ गया? लिख लीजिए इसको। क्या, कैसे, ए ओ टी तो कैपिटल रहेगा ना, ए ओ कैपिटल रहेगा वो स्मॉल रहेगा, कैसे होगा? जब कैपिटल प्रेजेंट है और कैपिटल वहां ऊपर में डोमिनेंट मान लिए हैं, प्रभावी है, तो अगर बड़ा एक अक्षर है तो बड़ा ही होगा। हाँ हाँ,
आप लिख सकते हैं, चाहे आप कैपिटल टी पहले लिखिए चाहे स्मॉल टी पहले लिखिए, उससे कोई अंतर नहीं है। अगर दोनों में एक कैपिटल है तो वही लक्षण प्रभावी होगा। नहीं समझे? अब जैसे हमने लिख दिया ऐसे कैपिटल स्मॉल टी, आप यही ना कह रहे हैं, तो इसका भी मतलब क्या होगा? टॉल। समझे? नहीं, स्मॉल टी को यहां पर हम अप्रभावी मान नहीं लिए हैं। लिख लिए? हेडिंग हेडिंग बना लीजिए। मेंडल का द्विसंकर क्रॉस, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का द्विसंकर क्रॉस। मेंडल का द्विसंकर क्रॉस, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस। हो गया? लिखिएगा इसमें, इस क्रॉस में, इस क्रॉस में मेंडल ने, इस क्रॉस में मेंडल ने मटर के, मटर के बीज के, मटर के बीज के, बीज के आकार एवं रंग को, मटर के बीज के आकार एवं रंग को आनुवांशिक लक्षण के रूप में, रंग को आनुवांशिक लक्षण के रूप में चुना, आनुवांशिक लक्षण के रूप में चुना। मटर के बीज के आकार और रंग को आनुवांशिक लक्षण के रूप में चुना। अब लिखिएगा, मतलब समझिए। देखिए, मेंडल ने एक पहला में क्या किया था, मटर के पौधे को लिया था, लंबाई को, और यहाँ बीज को ले रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक बीज मेंडल ने लिया, वो राउंड था, ठीक है, और उसका कलर कैसा था? येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो। और इसका उन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है, इस बीज का क्रॉस उन्होंने कराया। वह बीज का रंग कैसा था? पहले शेप लिखेंगे, शेप था रिंकल्ड, और कलर कैसा था? ग्रीन। रिंकल्ड का मतलब होता है झुरीदार, झुरीदार का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। पहला बीज लिया पीला और गोल, दूसरा लिया झुरीदार और हरा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर एगो कैरेक्टर क्या हो गया, बीज का आकार, और एक कैरेक्टर क्या हो गया, बीज का रंग। तो एक ही बीज में दो कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो दो अलग अलग बीज को लिया, उन दोनों का क्रॉस करा दिया। इसको कौन सा जनरेशन कहेंगे? पेरेंटल। क्या कहेंगे? पेरेंटल जनरेशन, यानी पैतृक पीढ़ी, ठीक है। और इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो कौन सा जनरेशन मिलेगा? F1 जनरेशन, मतलब प्रथम पीढ़ी मिलेगा। अब F1 जनरेशन में मेंडल बेचारे थोड़े सरप्राइज्ड हो गए, इनको इन दोनों बीज का जो प्रोडक्ट मिला, 16 पौधे मिले थे, और सारे पौधे कैसे थे? राउंड एंड येलो। यानी मेंडल को एक भी पौधा रिंकल्ड ग्रीन नहीं मिला, जो भी पौधा मिला सब कैसा मिला? राउंड और येलो मिला। तो राउंड और येलो क्या है? डोमिनेंट। रिंकल्ड ग्रीन क्या है? रिसेसिव।
ये अप्रभावी हो गया और ये प्रभावी। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखा देते हैं, इसको स्मॉल से। तो राउंड को लिख सकते हैं कैपिटल आर, येलो को लिख देते हैं कैपिटल वाई, और यहां पर रिंकल्ड को लिख देते हैं स्मॉल आर, ग्रीन को स्मॉल वाई। ठीक है? तो यहां पर एक आर यहां से क्या आया होगा, कैपिटल आया होगा, और एक आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल। अब ये बीज बताओ ओरिजिनल है कि हाइब्रिड है? हाइब्रिड है। ठीक है, तो फिर वही काम मेंडल किए जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किए थे, दो हाइब्रिड बीज का ही क्या करा दिया, क्रॉस। ठीक है, तो यहां पर फिर से दो हाइब्रिड बीज का मेंडल ने क्रॉस करा दिया, जो कि कैसा था, राउंड और येलो। लेकिन ओरिजिनल नहीं था, हाइब्रिड था। ये वाला नहीं है, ये हाइब्रिड वाला है। हाँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जब इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो कौन सा जनरेशन मिलेगा, F2 जनरेशन, सेकेंड फेलियल जनरेशन। ठीक है, और F2 जनरेशन के अध्ययन के लिए फिर चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो चेकर बोर्ड में क्रोमोजोम रखना पड़ेगा। तो इससे कितना संभावित क्रोमोजोम बनेगा, 4 क्रोमोजोम बनेगा। एक बनेगा राउंड येलो, ये क्या लिखे हैं, राउंड येलो, यानी एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई। एक बनेगा राउंड ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक बनेगा रिंकल्ड येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये क्या है, रिंकल्ड येलो। और एक बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, रिंकल्ड ग्रीन। इससे 4 ही ना बन पाएगा, और 4 इससे बनेगा, लेकिन यही रहेगा, सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 4 क्रोमोजोम अपने पास आ गया। तो 4 क्रोमोजोम को दिखाने के लिए हम लोगों को कितने बॉक्स चाहिए, 8। 4 गो हॉरिजेंटल, 4 गो वर्टिकल, 16 हो जाएगा ना जी। ठीक है, 16 बॉक्स हो गया। अब देखिए, उस क्रोमोजोम जो लिखे थे उसको यहां रखना है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इधर भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखे हैं, दोनों आर कैसा है, कैपिटल, दोनों वाई, ये बीज कैसा होगा, राउंड और येलो। यहां पर देखिए दोनों आर कैपिटल है, एक वाई कैपिटल और एक वाई, ये सीड कैसा है, राउंड येलो, राउंड और येलो है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यह भी सीड कैसा है, राउंड येलो है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसा है, राउंड एंड येलो है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसा है, राउंड येलो। यहां पर देखिएगा, बताइएगा ध्यान से, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैसा है, राउंड और ग्रीन। स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन हो गया। ठीक है, उसके बाद बताओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसा है, राउंड येलो। यहां पर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैसा है, राउंड और राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या होगा, राउंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसा होगा, राउंड एंड येलो हो जाएगा। यहां पर बताइएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई क्या, रिंकल्ड और येलो। हाँ, ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड और येलो, झुरीदार और पीला। स्मॉल आर का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और वाई का मतलब येलो। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए यहाँ पर भी दोनों आर स्मॉल है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैसा होगा, रिंकल्ड और येलो हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
रिंकल्ड हो गया और येलो हो गया, ठीक है। यहाँ आइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैसा होगा? राउंड और येलो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ये वाला बताइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड और ग्रीन हो जाएगा, कंफर्म ना? ठीक है। यहां पर बताइएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैसा होगा? रिंकल्ड और येलो हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल वाई रिंकल्ड और, तब पहला जनरेशन में कौन सा सीड नहीं मिला था? रिंकल्ड और ग्रीन। यहाँ मिल गया रिंकल्ड और ग्रीन, यानी ये क्या बताता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसके आधार पर क्या गो रेशियो निकलेगा? दो रेशियो, एक निकलेगा जीनो टाइपिक रेशियो और एक फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक को हिंदी में कहते हैं जीन प्रारूप अनुपात, और इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। समझ आ गया? अब बना लीजिए इसको।
जीनोटाइप को कहते हैं जीन प्रारूप अनुपात, वह भी लिखना है, फिनोटाइप भी लिखना है, दोनों लिखिए। हर बार ही क्वेश्चन पूछा है टीआरई में, हर साल ही क्वेश्चन रहता है। टीआरई एग्जाम में हर साल ही क्वेश्चन रहता है। साइंस जिसका है उसका तो रहेगा ही रहेगा, एकदम श्योर है, रेशियो पूछेगा ही पूछेगा। एक संकर क्रॉस का पूछ देगा जीन अनुपात बताइए, द्विसंकर क्रॉस का लक्षण अनुपात बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। हम्म। कोई लिखिए, जीन प्रारूप लिखिए पहले, जीनोटाइप। ये जीनोटाइप है। पहले जीनोटाइप राउंड येलो से गिनाएगा। जीनोटाइप में जीन गिनना पड़ेगा। जीन गिनने का मतलब क्रोमोजोम काउंट करना होगा। जैसे देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले बॉक्स में है, सारे बॉक्स में गिनना पड़ेगा सेम यही लेटर कितनी बार आया है, तो एक बार आया है, तो वो राउंड येलो आप काउंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो काउंट नहीं करना है आपको। फिर कैपिटल आर दोनों आर कैपिटल ही होना चाहिए और दोनों वाई भी कैपिटल होना चाहिए। ये पूरे बॉक्स में गिनोगे तो एक बार आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, फिर सारे बॉक्स में खोजो तो ये आपको दो बार दिखेगा। फिर उसके बाद आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सब बॉक्स में खोजोगे तो एक बार मिलेगा। ऐसे गिनना होगा तब जीन गिनाता है। समझ में आया? फिनोटाइप केवल 3:1। इसमें 4 तरह का कैरेक्टर है। देखो आप लोग, ये हो गया जीनोटाइप रेशियो। ठीक है। जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? 12 12 42 12 1। डायरेक्ट ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे ही रट जाओ, 12 12 42 12 1। मोबाइल नंबर टाइप का है ना? इसको जोड़ेंगे तो 16 आ जाना चाहिए। देखिए ऐड करिएगा तो 16 बॉक्स था, टोटल 16 आ जाएगा। 3 3 6 4 10 12 13 14 15 1 16 हो गया। उसके बाद है दूसरे नंबर पर क्या है? फिनोटाइप। ठीक है, पहले क्या था? जीनोटाइप। जीनोटाइप के बाद है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में आपको लक्षण गिनना है। लक्षण का मतलब क्या गिनना है? कैपिटल आर राउंड और येलो। पहले क्या गिनना है? राउंड और येलो। फिर क्या गिनना है? राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन। फिर क्या गिनना है? रिंकल्ड और येलो। फिर रिंकल्ड और, यही काउंट करना है। तो राउंड येलो पहले देखो, तो पीला रंग से जितना दिख रहा है सब राउंड येलो है। कितना है पीला रंग से? 9 है ना? राउंड और ग्रीन कितना है? तो देखो, एक राउंड ग्रीन, दो, दो और 3। ठीक है, राउंड ग्रीन कितना हो गया? 3। रिंकल्ड और येलो, तो 1 2 3। रिंकल्ड येलो 3, और रिंकल्ड और ग्रीन कितना? 1। तो टोटल हो रहा है 16। 6 1 7 9 7 16। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 9:3:1।
ऐसे ही मेंडल को 16 साल लग गया था मटर के खेत में। हाँ हाँ हाँ, बहुत मेहनत लगा था ये रेशियो निकालने में उनको। कोई भी वैज्ञानिक शोध करता है तो बहुत एनर्जी लगता है, बहुत समर्पण लगता है। हम लोग तो तुरंत पढ़ लेते हैं। अभी डार्विन वगैरह का थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ लेंगे। लेकिन उस थ्योरी को देने में नेचुरल सिलेक्शन हम लोग एक लाइन में कहते हैं, फादर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन। लेकिन डार्विन को नेचुरल सिलेक्शन देने में जीवन खप गया, पूरा जीवन बेचारे का लग गया। उसके बाद वो थ्योरी निकला जो कि हम लोग 5 मिनट में पढ़ लेते हैं। किस में? बीज और बीज में क्रॉस करा रहे हैं? कैसे? उसी को तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, निषेचन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन। सीड को जैसे अब मान लो आपको, आपके पास एक आम का पौधा है, ठीक है। एक आम का पौधा है, उसका फल कैसा है? मीठा, ठीक है। लेकिन जो आम का फल है, फल मीठा है, लेकिन उसका साइज जो है वो छोटा है, स्मॉल है, ठीक है। साइज कैसा हो गया? स्मॉल। एक फल है वो खट्टा है, सावर हो गया, ठीक है। लेकिन साइज कैसा है? लार्ज। तो दोनों आम खाने में मन लगेगा? ये खाना शुरू किया, खत्म हो गया। हाँ, और ये खाए इतना खट्टा है कि खाया नहीं जा रहा है, तो दोनों में मजा नहीं आएगा। तो ऐसा आम हम चाहेंगे कि मेरे पास आ जाए जिसका साइज भी बड़ा हो जाए और स्वाद भी मीठा हो जाए। तो क्या करेंगे? ग्राफ्टिंग कराएंगे। जब पौधा छोटा रहेगा उसी समय उसके तना को काट देंगे, थोड़ा सा छीलेंगे, काट नहीं देंगे, थोड़ा सा उसको छील देंगे। और फिर दूसरे वाले को भी छीलेंगे और दोनों को क्या करेंगे? बांध देंगे, आपस में क्रॉस कर करके बांध देंगे। दोनों का आधा आधा तना आपस में मिल जाना चाहिए। फिर वो पेड़ बन करके जब निकलेगा ना, तो दो पेड़ नहीं होगा, एक पेड़ होगा। और दोनों का कैरेक्टर उसके अंदर क्रोमोजोम के माध्यम से मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, समझ गया? तो इसको हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, कलर चेंज करने के लिए फूल में भी यही किया जाता है। तो बीज था तो बीज में से अंकुरण निकलेगा ना, बीज में से अंकुरण निकलेगा ना, जैसे मटर के। हाँ हाँ, अंकुरण हो गया तो अंकुरण होने के बाद उसको क्रॉस करा देंगे, उसी उसमें जो पौधा निकला उस पौधे को क्रॉस करा देंगे। हम्म। अब यहाँ अब छोटा, अब चना में नहीं होगा, चना से जो जर्मिनेशन होगा पौधे का। हाँ, और उस पौधे को स्लाइड करके काटेंगे और बांध देंगे। कैसे मर जाएगा? कुछ नहीं सूखेगा, उसको अनुकूल वातावरण दिया जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा। तीसरा पौधा नहीं आएगा, वही दोनों पौधा एक हो जाएगा। तीसरा पौधा थोड़े आ रहा है, वो दो पौधा एक हो जा रहा है। और फिर उससे जो बीज बनेगा ना नया, उस बीज में दोनों का गुण आ जाएगा। है? नहीं। लेकिन जो गार्डनर लोग होता है ना, जो जैसे अब गुलाब वगैरह का आप फूल देखिएगा, है ना, तो उसमें कई तरह का रंग होता है ना, रंग के आधार पर महंगा भी मिलता है। हाँ, अनुभव है आप लोगों को? यस सर। है ना? मैं तो वही, हमने क्या कहा अनुभव है आपको, हम तो कुछ कहे नहीं। हाँ, तो जैसे अब रोज का पौधा है तो उसमें क्या होता है, अलग अलग कलर चेंज होता है ना, पिंक कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर का भी रोज आ गया। तो वो सब कैसे तैयार किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन से तैयार किया जाता है, क्रॉस करा के। हाँ, पूरा किस्मत उसी से खुल जाता है। बाकी किस्मत वही होता था ना पहले, कृपा कहाँ रुकी हुई है, वही। चलो ठीक है। तो ये मेंडल, ये मेंडल का क्या है? जिनो पहला दो क्रॉस हो गया, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, एक संकर और द्विसंकर। इसी में नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, क्रमिक विकास। हेडिंग बनाइए, क्रमिक विकास, इवोल्यूशन। फिनोटाइपिक, लक्षण प्रारूप। क्या? फिर से बोलिए।
वो सब हाइब्रिड पौधा उसी को ना कहा जाता। हाँ, अब देखिए अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे यूट्यूब पर कि गाय का एक वैरायटी है, 3 फीट की गाय है बस। हाँ, माइक्रो जर्सी नहीं, 3 फीट इतना हाइट है। उसको आप अपने घर में रखिए, आपके बेड पर रहेगी, घर में घूमेगी उस साइड के। हाँ, वो गाय है, पूरा मैच्योर गाय है, बकरी की हाइट की है। और वो सुबह में 1 लीटर दूध, शाम में 1 लीटर दूध देगी। हाँ, पूरा रोटी। बाकी रोटी तो सारा गाय ही खाती है ना जी। हाँ, अब जरूरी नहीं कि घास उस दें उसको, होम होम मेड प्रोडक्ट पर। तो छोटा गाय आपको, आप किसी को गिफ्ट ऑफ्ट करना है तो ले जा सकते हैं उसको। 85-90 हजार के आसपास में मिल जा रहा है। हाँ? अब जो लोग घर में अब जो लोग घर में पेट्स पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, ये सब पालते हैं, वो लोग चाहे तो गाय पाल सकते हैं। घर में चाहे तो आप गाय पाल सकते हैं, उस तरह का हाइब्रिड बना दिया गया है। तो उसमें कई तरीके का जीन को हाइब्रिडाइजेशन करके तैयार किया गया होगा। देखें वो लगा है आप लोग, यूट्यूब पर देखिएगा, मिल जाएगा। माइक्रो काऊ डाल के सर्च करिएगा ना तो दिख जाएगा। 3 फीट के हाइट है उसका बस। हाँ, तो दोनों भी साथ में ही मिलता है, नर और मादा दोनों गाय साथ में मिलता है। बहुत महंगा नहीं, 1 आध लाख में वो मिल जाता है, दोनों नर और मादा दोनों मिल जाता है। वो आपका गाय गौ सेवा भी हो गया घर में, और गाय भी आ गई, दूध भी मिल रहा है, बच्चा सब घर में खेल भी रहा है। कोई घाटा नहीं है, फायदा ही फायदा है उससे। हाँ? हम लोग तो बड़ा वाला गाय रखे हैं। बहुत सुंदर गाय लगता है वो सब। हाँ, वही है, वही है, वही है। ठीक है, इवोल्यूशन लिख लिए। हाँ, नहीं, भाग कैसे जाएगा? ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन मिल रहा है। ठीक है, इवोल्यूशन लिख लीजिए, क्रमिक विकास। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, क्रमिक विकास में। लिखिएगा, सजीवों की शारीरिक संरचना में धीरे किंतु लगातार, धीरे किंतु लगातार, ब्रैकेट में लिखिएगा ग्रेजुअल, GRATU, ग्रेजुअल, जीवों की शारीरिक संरचना में धीरे किंतु लगातार, ग्रेजुअल, हो रहे बदलाव को हो रहे बदलाव को क्रमिक विकास क्रमिक विकास कहते हैं, क्रमिक विकास कहते हैं, कौमा, इस इसके संदर्भ में इसके संदर्भ में तीन वैज्ञानिकों के विभिन्न मत तीन वैज्ञानिकों के विभिन्न मत निम्न हैं।
तीन वैज्ञानिकों के विभिन्न मत निम्न हैं। पहला लिखिएगा, पहला लैमार्किज्म, पहला लैमार्किज्म, हिंदी में कहते हैं लैमार्कवाद। लैमार्किज्म, लैमार्कवाद, डैश देकर के लिखिएगा। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम लैमार्क ने, लैमार्क ने क्रमिक विकास को, लैमार्क ने क्रमिक विकास को समझाया, समझाया, कौमा, उन्होंने इस पर आधारित, उन्होंने इस पर आधारित उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, उन्होंने इस पर आधारित उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसोफी जूलॉजिकी, फिलोसोफी जूलॉजिकी, बोर्ड पर लिखा हुआ है फिलोसोफी जूलॉजिकी, लिखी। नेक्स्ट पॉइंट, लैमार्क ने, लैमार्क ने अंगों का उपयोग, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, अनुपयोग ब्रैकेट में लिखिएगा यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज, अंगों का उपयोग और अनुपयोग ब्रैकेट में यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज का सिद्धांत दिया, का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सर्वप्रथम क्रमिक विकास को किसने समझाया, लैमार्क ने। फिलोसोफी जूलॉजी किताब किसने लिखा, लैमार्क ने। समझ में आ रहा है। फिलोसोफी जूलॉजी किताब के अंदर किस थ्योरी का जिक्र है, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। ठीक है, यह सिद्धांत क्या कहता है कि जिस अंग का उपयोग कोई जीव करेगा उसमें उस अंग का विकास होता है, और जिस अंग का यूज नहीं करेगा उसका विकास रुक जाता है या समाप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य को अगर आप देखोगे तो शुरुआती दौर में, जैसे हम लोगों का जस्ट पहले, अभी हम लोग क्या है, होमोसेपियंस, हम लोग क्या है, होमोसेपियंस। अभी से जस्ट पहले हम लोग क्या थे, क्रो-मैग्नन एप। अभी होमोसेपियन है ना, इसके जस्ट पहले क्या थे, क्रो-मैग्नन एप। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि आधुनिक मनुष्य का सबसे निकटवर्ती पूर्वज क्या है, तो लंगूर। कौन है, लंगूर। या लंगूर नहीं लिखेगा तो एप लिखेगा, और हिंदी में इसको लिखता है कपी। ठीक है, तो मनुष्य का सबसे निकटवर्ती पूर्वज कौन हो गया, कपी। उसका पूरा नाम है क्रो-मैग्नन एप। अब ये जो क्रो-मैग्नन एप है, इसका शरीर का आकृति हम लोगों से बहुत अलग था। इसका जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ का हड्डी, वो चिपटा था, माने झुका हुआ था। हाथ का उपयोग चलने में करता था, जैसा बंदर सबको देखते हैं चलता में हाथ भी यूज करता है ना, तो हम लोग भी वैसे ही थे। वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड जो हम लोगों का था वो कैसा था, वेंट्रल, चिपटा हुआ था। केनाइन टीथ जो है ये वाला, जिससे मांस को फाड़ने का काम होता है, ये बाहर निकला हुआ था। क्यों बाहर निकला हुआ था, क्योंकि हम लोग कच्चा मांस खाते थे। जिस समय क्रो-मैग्नन था वो समय स्टोन एज चलता था, पाषाण काल, इतिहास में पढ़े होंगे। पाषाण काल के समय पत्थर का हथियार बनता था, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कुछ भी कोई खाता था तो कैसे खाता था, कच्चा। तो हम लोग कच्चा मांस खाते थे, तो दांत का उपयोग ज्यादा पड़ता था ना, तो ये दांत बाहर निकला हुआ था। आज भी हम लोगों की कमर की जो सबसे निचली हड्डी है उसको कॉकिक्स बोन कहते हैं या टेल बोन कहते हैं। तो टेल बोन क्या बताता है, माने किसी समय पूंछ था हम लोगों में। वो प्रमाणित क्या करता है कि किसी समय हम लोगों में क्या था, पूंछ था। जब तक इस इंसान ने वस्त्रों का आविष्कार नहीं किया था तब तक उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। बाल क्या काम करते थे, टेम्परेचर से बचाते थे, तापमान से बचने के लिए, ठंडा गर्मी से बचने के लिए बाल था। तो आग का आविष्कार कैसे हुआ, दावानल के चलते आग लग गया जंगल में। दावानल कहते हैं जैसे जंगल में सूखे पेड़ जब रगड़ खाते हैं, आंधी चलता है तो
तो उसकी गर्मी से आग लग जाता है। अब आग लगता है तो पूरा जंगल जलने लगा। हम लोग उस समय 8-9 बज रहा था, नाश्ता वास्ता करके पेड़ पर बैठे हुए थे, है ना। हम ही लोग थे ना, क्रो मैग्नन। ठीक है, अभी कहाँ से आए हैं, बहुत पहले से। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे ना कि आत्मा मरती नहीं है, जैसे शरीर कपड़ा बदलता है आत्मा शरीर बदलता है। तो क्रो मैग्नन ये शरीर बदल करके अभी होमोसेपियन में आ गया है। तो हम लोग नाश्ता वास्ता करके कहाँ बैठे थे, पेड़ पर आराम से देख रहे थे, घूम रहे थे, तब तक आग लग गया। अब पहला बार आग को हम लोग देखे तो जंगल छोड़ करके हम लोग क्या किए, वहां से भागना शुरू कर दिए। हाँ, उस समय TRE 4 आया नहीं था। है ना, तो जॉब वॉब का कोई झमेला था नहीं, शिक्षक भर्ती आता नहीं था। तो जंगल छोड़ करके हम लोग क्या किए, वहां से भाग गए। तो जो समझदार था वो भाग गया, जो कम समझदार था वो कहा गया हम रहेंगे यहीं पर। जो रह गया उससे कहा गया आग में, जो समझदार था वो भाग गया बेचारा। तो जब आग बुझा तो क्रो मैग्नन आया जंगल में। जब जंगल में क्रो मैग्नन आया तो देखा कि बहुत सारे जानवर आग में जल गए हैं। तो उसके मांस को उसने चखा, पका हुआ मांस पहली बार, मैंने कच्चा मांस से सीधे KFC वाला। तो कैसा लगा खाने में, अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। तो कहा कि आग तो बड़ा अच्छा चीज होता है, अब किसी को मारेंगे तो क्या करेंगे, पका के खाएंगे। तो फिर सोचना शुरू किया कि आग लगा कैसे था। तो याद आया कि आंधी चल रहा था, पेड़ रगड़ रहा था, तो उससे आग लगा था। तो सबसे पहले आग जो लगाया पत्थर से नहीं लगाया, लकड़ी को रगड़ रगड़ करके। ये देखा कि लकड़ी रगड़ा रहा था, तो लकड़ी लिया, रगड़ा रगड़ा 2 दिन में आग लगा, लेकिन लगा लिया तो बड़ा खुश हुआ। फिर पाषाण काल में पत्थर से आग लगाने लगा, तो किसी जानवर को मारता था, आग लगाता था, पका लेता था, आराम से खाता था। तब धीरे धीरे इस दांत का मेहनत क्या होने लगा, घटने लगा। पहले मेहनत अधिक था, बाद में मेहनत कम होने लगा। तो ये दांत जो बाहर निकला हुआ था क्रो मैग्नन का, वो अंदर चला गया, शिफ्ट होते गया, दांत अंदर चला गया। कच्चा मांस खाने के लिए हम लोगों का नीचे वाला जो जबड़ा है ही बाहर निकला हुआ था, लोअर जॉ जो था वो बाहर, इतना बाहर लोअर जॉ था। ये धीरे धीरे, जैसे बंदर में आज भी लोअर जॉ क्या होता है, बाहर होता है, वो लोअर जॉ उसका धीरे धीरे क्या हो गया, अंदर। पेड़ पर रहने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्या होता था, पूंछ, पूंछ होता था। हम लोगों में पूंछ क्यों होता था, क्योंकि पेड़ पर आते थे। पूंछ उसी जानवर में होता है जो पेड़ पर चढ़ सकता है, समझ में आ रहा है। तो उस पर पूंछ हुआ करता था। तो पेड़ पर हम लोग धीरे धीरे रहना बंद कर दिए। पेड़ पर इसीलिए न रहते थे कि कोई जानवर हम लोगों को ना खा जाए, खूब बढ़िया चढ़ सकता है, खूब बढ़िया से चढ़ता है। शेर भी चढ़ता है, चीता भी चढ़ता है, तेंदुआ भी चढ़ता है, ठीक है, बिल्ली भी चढ़ती है। कुत्ता का हम देखे नहीं है, लेकिन वो भी चढ़ और सकता है। तो हम कुछ इसलिए था, पेड़ पर आते थे तो बॉडी क्या रह सके, बैलेंस। ठीक है, जो काम अभी हम लोगों में ये एक्सटर्नल पिन्ना करता है, उस समय बंदर में कौन करता था, पूंछ। इससे शिक्षक भर्ती क्वेश्चन पूछा है TRE 3 में, 9-10 साइंस में क्वेश्चन पूछा था, हमने डिस्कस भी किया था। मनुष्य के शरीर को संतुलित कौन रखता है, अंग पूछेगा तो कान, और मस्तिष्क का भाग पूछेगा तो सेरिबेलम। हाँ, मस्तिष्क का भाग पूछेगा तो सेरिबेलम, और शरीर का अंग पूछेगा तो कान। तो दोनों अगर ऑप्शन में था तो क्वेश्चन में दिया होगा कि अंग पूछा होगा, तब क्या हो जाएगा, कान। तो बंदर में कौन करता था, पूंछ। तो पेड़ पर रहना बंद कर दिए तो हम लोग का पूंछ भी क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद पेड़ के पत्तों को सिल के कपड़ा बनाने लगा, इतिहास में पढ़ते हैं 6-7 NCERT में। तो शरीर पर बाल जो थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। यही विचार किसका था, लैमार्क का। लैमार्क अपना दिमाग लगाया और कहा कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण लोगों की, जीवों की शारीरिक संरचना में बदलाव आता है। ठीक है, हाँ, इस पर उसने कौन सा थ्योरी दे दिया, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी। किस किताब में लिख दिया, फिलोसॉफी जूलॉजी। तो फिलोसॉफी जूलॉजी किताब को चैलेंज किस व्यक्ति ने किया, चार्ल्स डार्विन। लैमार्क के सिद्धांत को गलत किसने कहा, डार्विन ने कहा। तो दूसरा थ्योरी लिखिएगा, सेकंड, डार्विनिज्म। डार्विनिज्म, डार्विनवाद, डार्विनिज्म, डार्विनवाद। इसमें लिखिएगा, डार्विन को क्रमिक विकास का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशन।
डार्विन को क्रमिक विकास का जनक कहते हैं। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्रमिक विकास का जनक कहते हैं। इसने लैमार्क के सिद्धांत को गलत बताया। किसके थ्योरी को? लैमार्क। लैमार्क के सिद्धांत को गलत बताया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किताब लिखी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद, प्राकृतिक चयनवाद, प्राकृतिक चयनवाद ब्रैकेट में लिखिएगा नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने निम्न बातें कही, जिसमें उन्होंने निम्न बातें कही। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। पहला लिखिएगा थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। हो गया। दूसरा लिखिएगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसमें दो गो लिखिएगा, ए में लिखिएगा इंटर स्पेसीज, इंटर स्पेसीज स्ट्रगल, और बी में लिखिएगा इंट्रा स्पेसीज स्ट्रगल। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये तीन थ्योरी है चार्ल्स डार्विन का। ये तीनों थ्योरी के बारे में उसने किस थ्योरी में लिखा है? नेचुरल सिलेक्शन में। हो गया। अब देखिए पहला थ्योरी है इसमें थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है सारे जीवों के पास संतान उत्पन्न करने की असीम क्षमता है। डार्विन का ऐसा मानना था जो जितना अधिक संतान को जन्म देगा उसमें उतना ज्यादा विविधता जन्म लेगा। मतलब वैरायटी जो उस जीवों की होगी वो उतनी अधिक होगी जो जितने अधिक संतान को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, जन्म देगा। पहला थ्योरी यही कहता है, ओवर प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग क्या है समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर देखोगे आजादी से पहले 1947 से पहले अपने भारत का पॉपुलेशन जो था वो कितना था? 30 करोड़। कितना था? 30 करोड़ आजादी से पहले। उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों कहाँ था? भारत में। और जनसंख्या कितनी? 30 करोड़। जिसके चलते संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे अपने पास। भारत में कहा जाता था दूध दही की नदियां बहती हैं। किसी के भी दरवाजे पर चल जाओ तो खीर मक्खन पेड़ा
दही दूध सब एकदम भरदम मिलता था। अभी किसी के दरवाजे पर चल जाओ तो क्या मिलता है? पार्ले जी बिस्कुट, चाय का। अननोन के दरवाजे पर चाय मिल रहा है तुमको। तो पहले इतना बहुत सारे, नौकरी कौन करता था? जो सबसे ज्यादा गरीब होता था वो क्या करता था? नौकरी करता था। लोगों को पकड़ पकड़ के जॉब में भेजा जाता था कि आप कर लीजिए कर लीजिए। अभी जो ग्रुप डी वगैरह का फॉर्म आप भरता है बहुत सारे लोग एग्जाम करने के लिए, उसमें ऐसे ही ग्रुप डी में जाना है, आप पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आपको जॉब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उतना था, रोजगार ज्यादा था, लोग कम थे। अब डार्विन का थ्योरी लोग पढ़ लिया, ओवर प्रोडक्शन। आजा आजादी का कितना साल हुआ? 75 76 साल। 76 साल में सोचो, अभी जो 30 करोड़ उस समय था और क्षेत्रफल में हम लोग बड़े थे, अभी जनसंख्या 143 करोड़ है, 150 करोड़ है, और क्षेत्रफल कितना है? बहुत कम हो गया। तो क्राइसिस, सारे क्राइसिस का केंद्र अगर देखोगे तो क्या है? जनसंख्या, यही है। हाँ, थ्योरी क्या दिया? ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन करो, कभी तुम्हारा प्रजाति विलुप्त नहीं होगा। तर्क भी दिया था कि डायनासोर का प्रजाति इसीलिए खत्म हो गया कि डायनासोर उतना प्रजनन करके संतान को जन्म नहीं दे पाया। तो डार्विन में, हाँ, डार्विन में और कुछ वैज्ञानिकों में मतभेद है। डार्विन का मानना था कि डायनासोर ज्यादा संतान को जन्म नहीं दे पाया, जिसके चलते उसकी प्रजाति विलुप्त हुई। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एक उल्का पिंड गिरा था जिसका नाम था इजिप्टा। क्या कहता है? कहता है कि इजिप्टा एक उल्का पिंड था, एस्ट्रॉयड था, वो गिरा था। और कहाँ गिरा था? जहां पर डायनासोर रहता था। तो सारा का सारा डायनासोर उससे दब करके मर गया। सब तो नहीं दबा होगा, लेकिन जहां पर उल्का पिंड गिरता है वहां पर कई वर्षों तक के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल तापमान अभी मान लो यहाँ का है 40 42 डिग्री, अब सीधे तापमान हो जाएगा 65 70 डिग्री, तो वहां पर कोई बचेगा? जो भी उसके खाने के लिए चीज था सबका सब उस उल्का पिंड के चलते खत्म हो गया। तो इस कारण डायनासोर खत्म हो गया। लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं, जहां पर रहता वो संतान को जन्म नहीं दिया तो खत्म हुआ। तो पहला था थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? हर एक जीव को धरती पर एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्ट में रहने के लिए जीवन भर स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसको कहा जाता है जीवन यापन हेतु संघर्ष। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को हिंदी में कहेंगे जीवन यापन हेतु संघर्ष। दो तरीके का है। पहला इंटर स्पेसीज, हिंदी में कहते हैं इंटर स्पेसीज को विजातीय संघर्ष। क्या कहते हैं? विजातीय संघर्ष। और दूसरा है इंट्रा स्पेसीज, समजातीय संघर्ष। दो अलग अलग कास्ट में ब्याह हो गया तो उसको क्या कहते हैं? इंटर कास्ट मैरिज कहते हैं ना। तो इंटर स्पेसीज याद रहेगा। व्हाट इज इंटर स्पेसीज? टू डिफरेंट स्पेसीज, दो अलग अलग प्रजाति। अब जैसे जंगल में हिरण में और शेर में संघर्ष होता है ना। हिरण अगर नहीं भागेगा तो शेर सारे हिरण को मार के, और शेर नहीं भागे तो भूखे मर जाएगा। तो दोनों का जो संघर्ष है वो क्या कहलाएगा? इंटर स्पेसीज। और इंट्रा मतलब अपनी जाति में भी संघर्ष होना, है ना। मामा आपके यहाँ आए, आप उनका खातेदारी किए, अब मामा जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं आपके घर से, मामियों को बुला लिए, सबको भगना वगना है ना। तो मामा को भगाने के लिए जो आप संघर्ष करिएगा वो कौन सा करिएगा? इंट्रा स्पेसीज। जंगल में पहले से कोई शेर रह रहा है, उससे बड़ा कोई शेर आ गया तो उसको रहने देगा कि भगा देगा? भगाएगा। तो कौन सा संघर्ष है? इंट्रा स्पेसीज स्ट्रगल, अपनी जाति में संघर्ष, इंट्रा स्पेसीज। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को हिंदी में कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। क्या कहते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता। मतलब डार्विन का मानना था जो सबसे फिट रहेगा वो सरवाइव करेगा, जीवित रहेगा, और जो अनफिट रहेगा वो नहीं सरवाइव करेगा, मरेगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर इसके आगे नेक्स्ट डे।